Hello children, I am Vinod sir from SM Public School त्रिशपुर शंभुगंज जौनपुर। तो बच्चों, धनात्मक पूर्णांकों के जो दो महत्वपूर्ण गुणधर्म हमने शुरू में बताए थे, जिसमें पहला था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो उसके बारे में तो अध्ययन आपने कर लिया। अब दूसरा गुणधर्म जो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अब इस पर हम चर्चा करेंगे। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय होता है, इसका मतलब समझ लीजिए। जैसे कोई एक अभाज्य संख्या आप ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया 12, 12। अब इस आधारभूत प्रमेय के हिसाब से प्रत्येक भाज्य संख्या को हमने एक भाज्य संख्या 12 लिया, और आपकी आधारभूत प्रमेय कहती है अंकगणित की कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। अर्थात हम 12 को कह सकते हैं 2 गुणे 3। तो अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में इसे लिख सकते हैं। हम 12 को 2 गुणे 3 यानी इसका गुणनफल 12, अर्थात इस रूप में लिख सकते हैं। फिर आगे ये कह रहा है यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अर्थात जो यह गुणनखंड है जो अभाज्य गुणनखंड है भाज्य संख्या 12 के, वो अद्वितीय है, चाहे वो किसी भी क्रम में रखे जाएं, वही कारक आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अर्थात हम इसको 2 गुणे 3 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, रहेगा यही गुणनखंड। ये अद्वितीय है, क्रम पर अगर न ध्यान दें तो ये अद्वितीय है। इसी चीज को हम 3 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। तो क्रम पर अगर ध्यान न दें तो ये 12 के जो गुणनखंड है ये अद्वितीय है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। और देखिए, अगर इसको हम एक क्रम में लिख देते हैं, आरोही या अवरोही क्रम में, अगर हम आरोही या अवरोही क्रम में रखते हैं, तब वो कहा जाएगा कि ये इसके अद्वितीय, तब ये कहा जाएगा कि ये इसका अद्वितीय गुणनखंड है। जहां 2 बराबर है 2 के और 2 छोटा है 3 से, तो इसका क्रम जो है ये आरोही क्रम हो गया। हम कह सकते हैं कि एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। अगर हम क्रम पर ध्यान न दें तो वो उसके जो गुणनखंड होंगे किसी भाज्य संख्या के, वो अद्वितीय होंगे। जैसे अभी हमने 12 के एग्जांपल में देखा था कि 12 = 2 गुणे 3, तो उसका क्रम पर ध्यान न दें तो उसका अभाज्य गुणनखंड में सदैव 3, 2 और 2 रहेगा। अब व्यापक रूप से अगर हम मान लें कि x एक भाज्य संख्या है, मान लिया कि व्यापक रूप से माना x एक भाज्य संख्या है जिसके अभाज्य गुणनखंड x बराबर p1 p2 p3 एंड सो ऑन pn के रूप में हम इसे गुणनखंडित करते हैं। जहां p1 p2 p3 एंड सो ऑन pn को हम मान लें कि आरोही क्रम में है। अगर ये आरोही क्रम में है लिखिए अभाज्य संख्याएं, तो p1 इज लेस देन इक्वल टू p2 इज लेस देन इक्वल टू p3 इज लेस देन इक्वल टू एंड सो ऑन लेस देन इक्वल टू pn। अर्थात इससे जाहिर होता है कि अगर हम यहां p1 लेस देन इक्वल टू p2, अर्थात p1 या तो p2 से छोटा होगा या फिर बराबर होगा, p2 p3 से छोटा होगा या बराबर होगा, p3 p4 से छोटा होगा या बराबर होगा। जैसे भी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था 12 को, तो 12 को लिया था तो 2 गुणे 3, यहां p1 ये हो गया, ये p2 हो गया, ये p3 हो गया। अब यहाँ p1 और p2 दोनों बराबर हैं, किंतु p1 और p2 लेस देन p3 जो है वो बड़ा है p2 से भी p1 से भी। तो इसको अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा p1 इज लेस देन इक्वल टू p2 इज लेस देन p3 होगा या इक्वल टू नहीं होगा।
तो यहाँ देखिए, अब अगर समान गुणनखंड आते हैं और उनको एक साथ लें तो हमको अभाज्य गुणनखंडों की घात प्राप्त होगी। जैसे 2 पावर 2 गुणे 3, 2 पावर 2 गुणे 3, तो यहाँ हमें अभाज्य गुणनखंडों की घात प्राप्त होती है। जैसे अभी हम 600 ले लें तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 25 3 75 गुना 150 गुना 300, 1 2 और रहेगा ना। जैसे 600 का हमने लिया, 600 एक भाज्य संख्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड जो बनते हैं इनको हमने आरोही क्रम में सेट कर दिया। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब अगर इनके समान गुणनखंडों को एक साथ लें तो इसका अभाज्य गुणनखंड जो बनेगा 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 5 की घात 2। इस तरह के अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त होते हैं घात के रूप में। अब देखो बेटा, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि से, अब गुणनखंड विधि से हम संख्याओं के एलसीएम ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। आप याद करिए कि आपको 9th में मैंने लास्ट समय में, अंतिम समय में 9th का जब क्लास ओवर हो रहा था तो आपको हमने व्यापक रूप से महत्तम और लघुत्तम ज्ञात करने की विधि बताया था, जिसमें आपको हमने कई विधियां बताया था। लघुत्तम ज्ञात करने की एक विधि हमने बताया था आपको अपवर्त विधि, और एक बताया था हमने पहाड़ा पढ़ के लगाना, और एक बताया था हमने गुणनखंड विधि से, एक बताया था भाग विधि से, और महत्तम को भी हमने बताया था आपको अपवर्तक विधि से और गुणनखंड विधि से और भाग विधि से हमने आपको पिछले पार्ट में पढ़ाया है 1.1 में। तो यह जो आपको संख्याओं का अध्ययन हमने किया, जो दोनों गुणधर्म आपने पढ़े अभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, दोनों का इस्तेमाल हम लघुत्तम और महत्तम में, एलसीएम और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट काउंट मल्टीपल, इनके बारे में। तो कल के वीडियो में बेटा हम चर्चा करेंगे आपको विस्तृत रूप से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने की विधि, और उसको जो जितना आपके बुक में है उतना तो बताएंगे ही बताएंगे, और भी हम कई विधियां आपको बताएंगे उसमें जो आपको कॉम्पिटिशन्स में मदद करेंगी, सीटेट में और टेट में और छोटे बड़े तमाम कॉम्पिटिशन्स में। उससे जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एलसीएम और एचसीएफ पर, तो उन सारे चीज़ों का हम डिटेल में चर्चा करेंगे, और फिर आपको कभी कोई दिक्कत एलसीएम और एचसीएफ में नहीं आएगी। तो इतना आप तैयार रख लीजिए, कर लीजिए। उसके बाद हम जो है कल आपको एलसीएम और एचसीएफ का एक बेसिक से लेकर एडवांस तक का क्लासेज हम करेंगे। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं।